चलो कैपिटल गेन डायरेक्ट टैक्सेशन में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सारे इजी टॉपिक है, ये और इजी है ना। व्हाट इज कैपिटल गेन? जब आप किसी कैपिटल एसेट को बेच के, ज़्यादा प्राइस में बेच के जो बेनिफिट कमाते हो उसे प्रॉफिट नहीं बोलते, उसे बोलते हैं कैपिटल गेन। कुछ बेसिक्स चीज़ें बता देता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे क्या है। देखो, कैपिटल गेन इज व्हाट? प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेलिंग ऑफ कैपिटल एसेट फॉर मोर देन इट्स परचेज प्राइस। मतलब मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, एक फ्लैट खरीदा है बिल्डिंग में, ये खरीदा है मैंने मान लो 20 लाख का, और इसे बेच दिया है मैंने मान लो 40 लाख में। फायदा हुआ? कैपिटल गेन। गवर्नमेंट इस पर भी टैक्स मांगेगी आपसे। कोई दिक्कत? बेसिक समझा ना? व्हाट इज कैपिटल एसेट, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट लाइक लैंड, बिल्डिंग, शेयर्स, ज्वेलरी that can generate profit when sold is known as capital asset. मेरे पास बिल्डिंग है, वो मेरा कैपिटल एसेट है। घर है, कैपिटल एसेट है। घर पे पड़ी ज्वेलरी है, कैपिटल एसेट है। शेयर्स है, कैपिटल एसेट है। समझा कैपिटल एसेट क्या होता है? इसी को बेचना है, और इसको बेच के, या तो सिंपल सी बात याद रखो, दादा ने खरीदी थी प्रॉपर्टी, पोते ने बेच खाई, कैपिटल गेन होगा। तो किसे कैपिटल गेन हो रहा है? पोता, ग्रैंड डॉटर, सन। तो इसने बेच दिया, तो उससे जो बेनिफिट होगा तो उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। याद रखो, सिंपल, मैं गेन पे बोल रहा हूँ। 20 लाख में प्रॉपर्टी खरीदा और मान लो इसे मैं बेच रहा हूँ 35 लाख में, तो गेन कितना हुआ? इसके ऊपर टैक्स भरना है। 35 लाख पे नहीं, 35 लाख पे तो बेचा है, जो फायदा हुआ इस पर टैक्स। अच्छा, ये जो भी प्रोसीजर हमने किया, कितने में खरीदा, कितने में बेचा, खत्म, दिस इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या बोलते हैं? लेकिन हम ज्यादा फोकस करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, जहां पे मेहनत लगेगा। क्लियर है यहाँ पे? चलो कुछ और डिटेल समझते हैं। कैपिटल एसेट कैटेगराइज बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। अब ये ड्यूरेशन आपको याद रखना है। ड्यूरेशन में भी क्या याद रखना है? 12 महीने या 36 मंथ्स। 12 महीने मतलब 1 साल, और 36 मंथ्स मतलब 3 साल। 12 12 12 3 साल। तो 12 मंथ की कैटेगरी हेल्ड फॉर मोर देन और लेस देन 12 मंथ्स। अगर कोई कैपिटल एसेट है हेल्ड फॉर 12 मंथ्स या कम, 12 महीने, 11 महीने, 10 महीने, 8 महीने, 9 महीने हेल्ड किया और बेच दिया, तो उस पर जो गेन होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? शॉर्ट टर्म। अब ये कौन से एसेट्स होते हैं जो 12 महीने की कैटेगरी में आते हैं? तो लिस्टेड शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, लिस्टेड सिक्योरिटीज जैसे कि डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, या जीरो कूपन बॉन्ड्स। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है, शेयर्स, डिबेंचर। क्या याद रखेंगे? डन। ये ऑब्जेक्टिव बेसिस पे काम आ सकते हैं। लेकिन यही एसेट को अगर मैं मोर देन 12 मंथ्स अपने पास रखूं और फिर बेचूं, तो उस पर जो गेन होगा उसे कहेंगे हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों समझा? चलो, यहाँ पे बोला सेम एसेट्स एज अबव इफ हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ। अब आते हैं हम लोग 36 मंथ्स की कैटेगरी में। हेल्ड फॉर मोर देन और लेस देन 36 मंथ्स। अगर कुछ ऐसे एसेट है जिसे आप 36 मंथ से ज़्यादा 36 मंथ्स या उससे कम टाइम के लिए होल्ड करते हो और फिर बेचते हो, तो उस पर गेन जो होगा उसे क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म। अब वो कौन से एसेट होते हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, हाउस। क्या एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं क्या इनको? तो इसे हम लोग वो कैपिटल एसेट कहेंगे जिसके लिए हम लोग 36 मंथ्स का ड्यूरेशन कंसिडर करेंगे। या कोई अनलिस्टेड शेयर्स, या ज्वेलरी, या कलेक्टिबल्स जैसे कोई आर्ट वर्क, एंटीक चीज़ें, या डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। ये अगर एसेट हो गए, तो इन एसेट्स को अगर 36 मंथ से कम होल्ड करके आप बेच रहे हो, मान लो 2 साल तक मैंने रखा खरीद के, फिर 2 साल में बेच दिया, तो ये हो गया मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन।
लेकिन इसी प्रॉपर्टी को अगर मैं 36 मंथ से ज़्यादा होल्ड करके बेचूं तो इसमें जो गेन होगा उस पर होगा मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब क्यों शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में हम लोग बाइफर्केट कर रहे हैं? क्योंकि दोनों का टैक्स रेट डिफरेंट है, इसके लिए आपको कैटेगराइज करना ज़रूरी। इन शॉर्ट इसे याद रखना हाउस और इसे याद रखना खत्म। घर किसी प्रॉपर्टी को अगर आप 36 मंथ से कम बेच रहे हो तो शॉर्ट टर्म, 36 मंथ से ज़्यादा लॉन्ग टर्म। शेयर्स को 36 मंथ से कम में बेच रहे हो तो शॉर्ट टर्म, और 12 मंथ से ज़्यादा बेच रहे हो तो लॉन्ग टर्म। एक लास्ट बार रिवाइज कर लेते हैं इसे। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लिस्टेड शेयर्स, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज 12 महीने या कम आप उसे होल्ड करके बेच रहे हो तो आपको होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वही प्रॉपर्टी को 36 मंथ से कम होल्ड करके बेच रहे हो तो होगा आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बस यही दोनों चीज़ों को, लिस्टेड शेयर्स को 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करके बेच रहे हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वही प्रॉपर्टी को अगर 36 मंथ से ज़्यादा होल्ड करके बेच रहे हो तो हमें हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। समझा है? पूछो कुछ। तुम्हारा घर है, तुमने एक फ्लैट खरीदा, मान लो वो तुम्हारा घर है। इस घर को तुमने अगर 30 महीने में बेच दिया, 30 मंथ्स में, तुम्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? वेरी गुड बॉय। तुम्हारे पास शेयर्स है, तुमने 18 महीने के बाद बेचा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल? गलत, लॉन्ग टर्म। शेयर्स के केस में 12 महीने ध्यान देना है, प्रॉपर्टी के केस में 36 मंथ। तुमसे पूछूं, तुम्हारे पास भी एक फ्लैट है, उसे तुम बराबर 36 मंथ्स में बेच रहे हो। मैंने कहा 36 मंथ्स या लेस, 36 मंथ से मोर होगा तो लॉन्ग टर्म। तुमसे पूछें, तुम्हारे पास शेयर्स है, 15 महीने में बेच दिया, लॉन्ग टर्म। 12 महीने का केस है ना। चलो ध्यान दो, अभी ध्यान दो। अब हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर हम सम पे जाएंगे तो और डिटेल आएगा। सम शुरू करने से पहले मैं तुम्हें और भी इसके डिटेल्स बताऊंगा, फॉर्मेट कैसे बनेगा, सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है? तो चलो, ये अभी नहीं समझेगा तुमको, पहले खेल लेते थोड़ा बहुत। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल एसेट, गिव रीजन। बताओ ये ABCD 5 आइटम में से कौन सा कैपिटल एसेट है, कौन सा कैपिटल एसेट नहीं है, ये तुमने बताना है और रीजन भी देना है। मैं तुम्हें इसका बेसिक पहले एक बता देता हूँ। कैपिटल एसेट ढूंढने जा रहे हैं हम लोग। कैपिटल एसेट, क्या शेयर हमारा कैपिटल एसेट है? क्या डिबेंचर कैपिटल एसेट है? क्या घर कैपिटल एसेट है? क्या लैंड कैपिटल एसेट है? बराबर है। एक चीज और, अगर कोई एसेट को आप पर्सनल इफेक्ट के लिए यूज करते हो तो वो कैपिटल एसेट की कैटेगरी में नहीं आएगा, सिवाय गोल्ड। मान लो तुम्हारे पास बाइक है, पर्सनल इफेक्ट के लिए यूज होता है, तो क्या वो कैपिटल एसेट हुआ? वो कैपिटल एसेट नहीं हुआ। डन। चलो अब एक एक करके पूछते हैं, तुमसे शुरू करते हैं। रेफ्रिजरेटर यूज्ड इन हाउस, तुम्हारे घर में फ्रिज है, क्या ये कैपिटल एसेट है? मुंह से बोलो नहीं, ये कैपिटल एसेट नहीं है। क्यों? पर्सनल इफेक्ट के लिए यूज हो रहा है। तुमसे पूछते हैं, गोल्ड कॉइन यूज्ड फॉर पूजा ऑफ गॉडेस लक्ष्मी इन पूजा रूम इन द हाउस। नहीं, तुम नहीं है। क्यों? रीजन जो तुम पर्सनल इफेक्ट लग रहा है। मंदिर में पूजा करने के लिए हमने गोल्ड कॉइन, दिवाली में करते हैं ना, गोल्ड कॉइन रखते हैं, पूजा करते हैं। गरीबी आएगी ना, उसी को बेच खाओगे। पैसा लगेगा तो गोल्ड बेचोगे ना, तो ये आपका गोल्ड कॉइन इज अ कैपिटल एसेट। अब ये बताओ तुम, सिल्वर यूटेंसिल यूज्ड इन किचन और डाइनिंग रूम,
सिल्वर के बर्तन, चांदी के बर्तन, नहीं, पर्सनल इफेक्ट के लिए आ गया, तो ये कैपिटल एसेट नहीं है। तुम बताओगे बेटा। हाउस ऑक्यूपाइड फॉर पर्सनल यूज, ऑब्वियस है, भले अरे घर में तो रहेंगे ही ना, लेकिन घर तो बेचा जाएगा, इसकी तो वैल्यू बढ़ती है। आज कोई घर खरीदो, 10 साल के बाद बात करो, क्या वैल्यू कम होगी? मैंने तो आज तक नहीं देखा कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होती, प्रॉपर्टी सिर्फ एप्रिशिएट होता है। क्लियर है यहाँ पे? तो हाउस भले वो पर्सनल यूज के लिए, बट ये कैपिटल एसेट है। बेटा तुम, एग्रीकल्चरल लैंड, हाँ इंडिया में एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं है, वो भी रूरल एरिया हुआ तो। लेकिन अर्बन एरिया, अर्बन मतलब सिटी, शहर में तो नहीं। गांव खेड़े में अगर कोई प्रॉपर्टी है तो कैपिटल एसेट नहीं। लेकिन ये कहाँ पे? अफगानिस्तान किधर? ये भिवंडी के आगे, पाकिस्तान के बाजू में। हाँ, मतलब दूसरे कंट्री का आपका प्रॉपर्टी है तो वो कैपिटल एसेट है। इसे लिखना कैसे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। ठीक है, एक ही पढ़ता हूँ, बाकी आप लोग देख लेना। रेफ्रिजरेटर यूज्ड इन हाउस, रीजन, a refrigerator used in the house is considered a personal effect. Personal effect like furniture, clothing and other household items are specifically excluded from the definition of capital asset under section 2 subsection 14 of income tax act. तेल लगाने का ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे। तो तुम्हें अभी आ गया है, समझ गया है कैपिटल एसेट क्या होता है? चलो समझ गया तो फिर पूछते हैं तुमसे। तो मुझे बताओ, वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल एसेट या नहीं? गुडविल ऑफ बिजनेस, यस, गुडविल, रेपुटेशन। अगर आप एक अपनी कोई बिजनेस को बेच रहे हो, बिजनेस का वैल्यू 5 करोड़ है, मैं सामने वाले को बोलूँगा भैया 7 करोड़ दे रहा है तो बात कर, 2 करोड़ मुझे गुडविल चाहिए, क्योंकि जो कस्टमर मेरे पास आ रहे हैं वो तेरे पास बैठे बिठाए आ जाएंगे, तो मेरा रेपुटेशन है वो, तो ये गुडविल बिकता है, तो ये कैपिटल एसेट है। तुम, अ हाउस फॉर पर्सनल यूज कैपिटल एसेट है। हाँ ना में जवाब नहीं देना है, प्रॉपर बोलना है, कैपिटल एसेट है या कैपिटल एसेट नहीं है। तुम, पर्सनल स्कूटर, सब लोग क्यों बोल रहे हो? हाँ नहीं है। जुनैद, यूटेंसिल, क्या बड़बड़ कर रहा है उधर? यूटेंसिल मतलब बर्तन, तेरे घर पे बर्तन पड़े, खाना खाते पानी पीते, वो बर्तन कैपिटल एसेट है या नहीं है? नहीं है। पर्सनल इफेक्ट, और कभी सुना है क्या बर्तन ज़्यादा में बिकते हैं, गेन होगा क्या? नहीं। चलो नेक्स्ट, वेकेंट लैंड, खाली पड़ी जगह है, कैपिटल एसेट है। नेक्स्ट, सब छुप रहे अभी। हाँ, तुम, ज्वेलरी, उधर ज्वेलर्स लिखा है, इट्स ज्वेलरी, हाँ ठीक है, कैपिटल एसेट है। शेयर्स, डिबेंचर, खत्म, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। ठीक है, अब आगे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। कुछ बेसिक चीज़ें हमने समझनी है। पहले आपको मैं इसका फॉर्मेट समझाता हूँ, फिर उसके बाद में मैं समझाता हूँ वैल्यूएशन कैसे आएगी। देखो शॉर्ट टर्म में बड़ा आसान है, 1 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, 3 लाख में बेच दिया, 2 लाख का कैपिटल गेन हुआ, तो इसे हम लोग 2 लाख के ऊपर टैक्स भरेंगे। बट लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होता है, ध्यान से सुनना, अभी मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, वापस से बता रहा हूँ। 1 लाख का प्रॉपर्टी खरीदा 5 साल पहले, तो हो गया ना 36 मंथ्स क्रॉस। मैंने 5 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदा 1 लाख का, आज उसे मैं बेच रहा हूँ 9 लाख रुपए में, तो कैपिटल गेन हमें लग रहा है 8 लाख हो रहा है। नहीं, पहले उस 5 साल पहले जो 1 लाख की प्रॉपर्टी थी उसको आज की वैल्यू पे कन्वर्ट करो। महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? तो ऑब्वियस ही बात है, 5 साल पहले खरीदी हुई प्रॉपर्टी 1 लाख में आज वो वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो आज उसका क्या वैल्यू है उस पर पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड देन फिर आपको चेक करना होगा डिफरेंस निकाल के कैपिटल गेन कितना है। समझा? चलो पहले फॉर्मेट दिखाता हूँ।
ये भी उसी का आंसर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेना। आते हैं हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। छोटा सा फॉर्मेट है, देखते हैं। सबसे पहले लिखोगे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, मतलब आपने प्रॉपर्टी बेचा कितने में, क्वेश्चन में दिया होगा। डन। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, अरे प्रॉपर्टी बेचोगे तो किसी एजेंट को लगाओगे ना काम पे, तो वो कमीशन ले लेगा, तो वो एक्सपेंस माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा नेट वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। पहले क्या लिखा है, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। ब्रोकरेज कमीशन ऐसा कुछ पे किया है तो माइनस करो, आपको फुल की जगह क्या मिल जाएगा, नेट वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। फिर इसमें से आपने खरीदा कितने में प्रॉपर्टी को, उसका आज का वैल्यू क्या है। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, परचेज। एक्विजिशन मतलब परचेज। तो आपने खरीदा कितने में वो वैल्यू नहीं चाहिए, उसकी आज की वैल्यू चाहिए। इस वजह से हमने वर्ड क्या लिखा है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 5 साल पहले की वैल्यू नहीं, उस 5 साल पहले जो वैल्यू में खरीदा तो उसकी आज की वैल्यू क्या है, तो वो आपको कन्वर्ट करके निकालना होगा। आगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अभी इम्प्रूवमेंट तो तुम्हें पता है, इम्प्रूव किया। पहले मेरा घर ऐसा दिखता था, बराबर, फिर मेरे पास पैसा आया, एक फ्लोर बढ़ा दिया, इम्प्रूवमेंट। और पैसा आया, इम्प्रूवमेंट। तो भाई एक के ऊपर एक फ्लोर बढ़ाते जाओगे तो प्राइस तो बढ़ते जाएगा ना प्रॉपर्टी का, बराबर है, ये इम्प्रूवमेंट। तो ऑब्वियस ही बात है, इम्प्रूवमेंट भी तो काउंट होगा ना। आपने फ्लोर पे फ्लोर बनाया तो वो भी तो खर्चा आप बोलोगे, तो उसका भी आज का वैल्यू चाहिए मुझे। मैंने 5 साल पहले मैंने प्रॉपर्टी खरीदा था 5 लाख में, 3 लाख रुपए लगा के एक फ्लोर बढ़ाया, तो मुझे 5 लाख का भी आज का वैल्यू चाहिए और ये 3 लाख का भी आज का वैल्यू चाहिए। समझा। तो आप क्या करोगे, कितने में बेचा, मान लो मैंने बेचा है 40 लाख में, बराबर। मैंने इम्प्रूवमेंट किया था, जो भी प्राइस था आज का उसका प्राइस आ रहा है 10 लाख एक्विजिशन। मैंने इम्प्रूवमेंट करने के लिए, फ्लोर बढ़ाने के लिए कुछ खर्चा किया तो उसका आज का वैल्यू आ रहा है 6 लाख। तो 40 लाख में से 16 लाख गया तो बचा कितना, 24 लाख। गवर्नमेंट आपसे इस पर टैक्स मांगेगी, देना पड़ेगा। दिल करेगा टैक्स देने का, तो गवर्नमेंट बोलती है नहीं दिल करता तुम्हारा टैक्स देने का, तो हम आपको 3 स्कीम बताते हैं, उसमें आप पैसा लगा दो, ये 24 लाख रुपए, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। समझा। मिल गया ना आंसर, तो 24 लाख 3 ऐसी जगह पे आप इन्वेस्ट कर दो, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कौन सी 3 जगह, तो वो आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 एंड सेक्शन 54EC। 24 लाख हुआ जब नया घर खरीद लो, तो हम आपको उतनी अमाउंट पर टैक्स नहीं लेंगे। मैंने फटाफट जाके 14 लाख रुपए का एक घर खरीदा, गवर्नमेंट कहती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में पैसा लगा दो। मैंने फटाफट जाके वहाँ पे 5 लाख रुपए लगा दिए। गवर्नमेंट कहती है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दो, मैंने और 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। 24 में से 24 गया तो बचा, मत भरो टैक्स। समझा कि नहीं समझा, बस ये कैलकुलेट करके देना आपने। तो ये जो मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है, आपको 10 सेकंड देता हूँ, आपको ये बाइट हो जाना चाहिए। परचेज ऑफ न्यू प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, इसके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो, या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो। खत्म, आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। पाँच सेकंड बचे और हो गया आपका समय समाप्त। बोलो। न्यू प्रॉपर्टी परचेज, नेशनल हाईवे कॉरपोरेशन, इलेक्ट्रिकल, कौन सा इलेक्ट्रिकल, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड। बेटा तुम बोलो। न्यू प्रॉपर्टी लगाओ, खर्चा करो,
नेशनल हाईवे इलेक्ट्रिशियन, कुछ भी दोनों जोड़ रहा है। नेशनल हाईवे याद रख लो, पूरा नाम नहीं याद होता है मत कोई। नेशनल हाईवे, आगे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, खत्म, डन। चलो हो गया तुम्हारा फॉर्मेट। सेल कितने में किया, खरीदा कितने में, माइनस करो, कैपिटल गेन मिलेगा, बराबर। आज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्विजिशन की और इंप्रूवमेंट की, तो एक छोटे छोटे फॉर्मूले, बड़ा सिंपल है, सम सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे मिलेगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मैंने घर खरीदा था 5 लाख में, आज का इंडेक्स वैल्यू क्या है, तो ये आ जाते हैं यहाँ पर, आज का इंडेक्स वैल्यू। देखो सबसे पहले तो उन्होंने एक बेस ईयर कंसीडर किया 2001-2 को। 100 रुपये में अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो आज वो प्रॉपर्टी कितने की हो जाएगी, 348। इस तरह से महंगाई बढ़ी है हर साल, बराबर। आपको ये तो रटा होना चाहिए। प्रीवियस ईयर, तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्या है, टैक्स सीख रहे हो ना, प्रीवियस ईयर कौन सा है, 23-24, और असेसमेंट कर रहे हो जिस साल तुम पढ़ रहे हो 24-25, बराबर। तो ये ऑब्वियसली प्रॉपर्टी बेची होगी ना, हम किसी पर्सन का, मैं इसका, इसने घर प्रॉपर्टी बेचा है पिछले साल, तो आज ही तो कैलकुलेट करूंगा ना कैपिटल गेन कितना हुआ। तो मुझे ऑब्वियसली हर सम में किसी भी पर्सन ने प्रॉपर्टी बेची होगी तो वो 23-24 में ही बेचा होगा, हमें सम ऐसा ही देंगे वो लोग, हम उसी का असेसमेंट करने जा रहे हैं। तो जिस साल बेचा उसका इंडेक्स कितना है, 348, और बेस ईयर क्या लिया है, 100। तो अब मैं बेस ईयर लेता हूँ, मैं एक ले लेता हूँ ईयर, मैंने घर खरीदा था 2002-3 में, तभी इंडेक्स क्या था, 105, आज इंडेक्स क्या है, 348। मैंने प्रॉपर्टी खरीदा था 5 लाख में, आज इंडेक्स क्या है, 348, और जिस साल खरीदा था उस दिन इंडेक्स क्या था, 105, डिवाइड करूंगा मुझे आज का भाव मिल जाएगा। करके देखो, 5 लाख को 348 से मल्टीप्लाई करो, 105 से डिवाइड करो, 142। बस बस ध्यान दो, अरे एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। देखो 5 लाख की चीज आज उसका भाव कितना हो गया, 16,57,000। इसे अगर मैं 20 लाख में बेचूंगा तो मुझे लगभग 3 लाख समथिंग के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, समझा कि नहीं समझा। अगर वो 3 लाख भी मैं कहीं पे इन्वेस्ट कर दूं, 3 जगह बताइए आपको, तो मुझे टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये शॉर्ट टर्म गेन होता, शॉर्ट टर्म, तो 5 लाख और 20 लाख का कंपैरिजन करता तो 15 लाख पे टैक्स भरना पड़ता। हम शॉर्ट टर्म पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम किस पे करेंगे, लॉन्ग टर्म। आज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आगे फिर से मान लो मैंने इंप्रूवमेंट किया था 15-16 में, 2015-16 में इंडेक्स क्या था, 254। मैंने इंप्रूवमेंट किया 3 लाख का, आज का इंडेक्स है 348, और जिस साल इंप्रूवमेंट किया था 254, डिवाइड करो तो ये 3 लाख आज के प्राइस में क्या है, बराबर 4,11,020, 020, ठीक है, एग्जाम्पल है, बराबर। तो लो भाई, मुझे आज का परचेज प्राइस भी मिल गया, आज का इम्प्रूवमेंट भी मिल गया, ये जाके यहाँ पे लिख दूंगा, समझा। सर ये क्वेश्चन में दिया है तो ही कंसीडर करना, अपनी मर्जी से मत कैलकुलेट करना। हमारा सम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा अगर ये तीनों नहीं दिए तो, समझा। ये बोला रहेगा कि मिस्टर एक्स जो भी है उसने नया घर खरीद लिया इतने का, या नेशनल हाईवे अथॉरिटी में इन्वेस्ट किया, या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया। फटाफट इधर देख के बताओ 3 चीज़ें क्या थी, नया प्रॉपर्टी, धुंधला धुंधला जो भी याद है, नेशनल समथिंग था, और रूरल था। याद रखना, याद रखना, याद रखना, ये 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये इन्वेस्टमेंट 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये दोनों, हाँ, ये भी 50, ये भी 50, और ये जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे, घर बेचते 6 महीने के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा।
बेटा इसका 50, इसका 50 खरीद ले, पूरा खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में करना है? कौन सा 6 महीने? कहाँ से? प्रॉपर्टी बेचने के बाद 6 महीने के अंदर। क्लियर है यहाँ पे? ये है सेक्शन 54 और ये दोनों आते हैं सेक्शन 54 EC में। डन, सम करेंगे आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे फिल कर देंगे। ठीक है, देखो एक्विजिशन तो एक ही होगा, इंप्रूवमेंट मल्टीपल हो जाएंगे। अच्छा चलो, और एक पेंडिंग रह गया। हमारा बेस ईयर क्या है? अबे बेस ईयर पूछा, बेस ईयर का इंडेक्स नहीं पूछा। 2001-2। अच्छा मैंने यहाँ पे क्या बताया था? खरीदा मान लो मैंने 5 लाख में, और ये मेरा इंडेक्स है 348, लेकिन मैंने खरीदा है ना, पता कभी है? 1995 में, तो भी इंडेक्स 100 ही लेंगे। अगर 2001-2 के पहले प्रॉपर्टी खरीदा है, इसके पहले प्रॉपर्टी खरीदा है, तो भी हम इंडेक्स, समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? मान लो मैंने इंप्रूवमेंट किया है 3 लाख का, 348 आज का इंडेक्स है, लेकिन इंप्रूवमेंट किया था मैंने 1999 में, तो लेना ही नहीं है, तो वो इंप्रूवमेंट इग्नोर। फर्क दिख रहा नीचे क्या लिखा है? इधर मैंने क्लियरली लिखा है जिस साल खरीदा उसका इंडेक्स ले लो, नहीं तो उससे पुराना है तो 2001-2 का इंडेक्स लो। लेकिन अगर इंप्रूवमेंट के आगे लिखा है क्या ऐसा मैंने 2001-2, तो अगर 2001-2 के पहले इंप्रूवमेंट किया है तो उसे कंसिडर मत करना, भूल जाओ, छोड़ दो उसको। डन। चलो अब आपको बेस धुंधला पता है, सम करेंगे तो पूरा ग्रिप आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। हमारा सॉल्यूशन 3। चलो क्या दिया है? मिसेस उर्मिला परचेज ए हाउस प्रॉपर्टी, 2 लाख रुपए में खरीदा था, वो भी 1999-2000 में। तो आ जाते हैं हम, देखो ये इसी तरह से सॉल्व करना, एक एक रीड करना, फिल करना। खरीदा कितने में? कौन से ईयर में? 1999-2000 में। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा वर्किंग नोट, हमारा कॉस्ट है 2 लाख, वो भी कब खरीदा था? 1999-2000 में खरीदा। आगे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब इंप्रूवमेंट किया है, कौन से ईयर में? 2001 में, मतलब हमारे बेस ईयर से पहले, 2001-2 के पहले आया ना 2001, तो आप इंप्रूवमेंट में 2000 और 2001 इग्नोर कर दोगे, वो नहीं लेना, कंसीडर नहीं करना। ठीक है, आगे फिर से आपने कंस्ट्रक्शन किया है फर्स्ट फ्लोर का, लेकिन अब कब किया है? हाँ ये लेंगे हम लोग इंप्रूवमेंट 3,50,000 का। तो 2004-5 में आपने 3,50,000 का इंप्रूवमेंट किया है, कैलकुलेशन बाद में करेंगे, बराबर। आगे अल्टरेशन, फिर इंप्रूवमेंट किया है, अल्टरेशन टू द हाउस प्रॉपर्टी, अब 2013-14 में किया, ये भी ले लेंगे 3 लाख। तो इम्प्रूवमेंट मल्टीपल हो सकते हैं। 2013-2014 कितने का इम्प्रूवमेंट किया है? 3 लाख। इसका कैलकुलेशन भी कर लेंगे। एक सिंपल सा तरीका बताओ, ये हमेशा छोड़ो, आगे बताऊंगा। आगे फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी हमारे बेस ईयर में 2001-2 में, ये 2001 है, अप्रैल है ना, हमारा बेस ईयर क्या है? 2001-2 ना। बोलते मार्केट में भाव चल रहा था बेस ईयर में 5 लाख, तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं फेयर मार्केट वैल्यू लिखूंगा 5 लाख। ये बेस ईयर है हमारा 2001-2 में, सब समझेगा ये क्यों लिख रहा हूँ मैं। आगे द हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड बाय मिसेस उर्मिला, ये
हाँ गुड, अलर्ट। चलो आगे। तो आपने हाउस प्रॉपर्टी बेचा 2023-24 में बेचा होगा, कितने में बेचा? 1,25,00,000 में। तो आपके पास फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आया 1,25,00,000। डन। आगे, एक्सपेंस ड्यूरिंग ट्रांसफर, एक्सपेंस इनकर्ड ऑन ट्रांसफर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, थोड़ा छोटा है, ठीक है। 5,000 का खर्चा हुआ, कुछ डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा हुआ रहेगा, माइनस करो तो 1,24,95,000 आपका नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। क्वेश्चन पढ़ लिया पूरा। अब ये जो ऊपर जो इंडेक्स है ना, ये सारा का सारा तुम्हें 2001 से लेके अभी तक कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया होगा आपको। देखो 2001-2 में इंडेक्स 100, 4-5 में 113, 13-14 में 220 और 23-24 में 348। तो चलो बस हो गया। तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे देखो, कॉस्ट था 2 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू तो 5 लाख। रूल बोलता है विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर इज योर कॉस्ट ऑफ परचेज। ये समझा, याद रहेगा। 2 लाख 5 लाख क्या लूंगा मैं? प्रीवियस ईयर का ट्रांसफर ईयर का इंडेक्स क्या था? 348। और आपने घर खरीदा कब था? 2000 से पहले, 1-2 से पहले, तो इंडेक्स क्या होगा? चलो करो कैलकुलेट, 5 लाख इंटू 348 डिवाइड बाय 100। हाँ बोलो, बस बराबर। तो यहाँ पे मैं जाके लिख दूंगा 17,40,000। अब इम्प्रूवमेंट की तरफ चलते हैं। 2 इम्प्रूवमेंट लेने, ये तो 348 ही रहेगा ना। आपने 2004-5 में इम्प्रूवमेंट किया था, 4-5 का कितना इंडेक्स है? 113। ये 113 से डिवाइड होगा। और 13-14 का इंडेक्स क्या है? 220। ये 220 से डिवाइड हो जाएगा। चलो पहला वाला कैलकुलेशन करो, 876। दूसरा वाला बताओ, 540। इन दोनों का टोटल कर दो। आज बताओगे? 52,421। तो देखो इम्प्रूवमेंट अलग अलग नहीं, टोटल करके लेना है। 15, 52, 421, 15, 421। आपने बेचा इतने में, आप बोल रहे हो मेरा इतना परचेज और इम्प्रूवमेंट है, ये माइनस करो, पहले दोनों का टोटल ले लो। 39,92,421 बराबर। नेट वैल्यू में से इम्प्रूवमेंट और परचेज कॉस्ट माइनस करो। ये 32 है पहला। चलो डन। अब इसमें से माइनस करो, आपको मिला पैसा 1,24,95,000। आपका खरीदी भाव माइनस करो तो गेन कितना हुआ? अच्छा जोर से बोलो, जोर से बोलो। 9 करोड़ कैसे आएगा? 1 करोड़ है। 92 लाख 025। डन डन। और क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बोला कि आपने न्यू प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी में इन्वेस्ट किया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में इन्वेस्ट किया, कुछ नहीं बोला है ना। तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 92,02,579। खत्म। इस पर टैक्स भरना पड़ेगा अभी आपको। डन। समझा कैसे? आगे बढ़ते हैं।
सॉल्यूशन 4। अब ऐसा झुंड में आवाज मत करना, तुम सिर्फ कैलकुलेशन करके चेक करो। ऐसा चाव 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 बोलो, कुछ नहीं सुन रहा है मेरे को, जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। कैलकुलेट हर कोई करेगा, आपने अपना कैलकुलेशन करो। चलो आगे बढ़ते हैं। मिसेस प्रेरणा सेल्स द फॉलोइंग कैपिटल एसेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। सेल कंसिडरेशन 14 मई 2023 को आपने प्रॉपर्टी बेचा है 28 लाख में, तो ये तो 28 लाख आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गया, बराबर। द कैपिटल एसेट वर एक्वायर्ड, मतलब परचेज किया था 2001, मतलब हमारे बेस ईयर से पहले। कितने में खरीदा था? तो ये वर्किंग नोट में जाएंगे। कॉस्ट 2,10,000, वो भी 2000 एंड 2001। आगे ब्रोकरेज पे किया था। अब ये यहाँ पे लोग सेल के टाइम पे बोल रहे हैं ना, आपने सेल किया था पहले, आपने परचेज किया, अब परचेज किया है आपने, तो उस वक्त पे ब्रोकरेज बोल रहे हैं। क्लियर है? यूजुअली ऐसा नहीं बोलेंगे ये लोग, हमेशा सेल पे ही बोलेंगे। तो ब्रोकरेज पेड ऑन सेल लेते हैं हम। तो 5,000, तो 5,000 है, सॉरी 5,000 है, तो एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर इज 5,000 माइनस करेंगे, तो ये आया 27,95,000। डन। आगे she further invested 10 lakh in acquiring the new asset, और वो भी कभी अगस्त 2024 में। चलो अब जरा ध्यान दो, 6 मंथ्स बोला था या तो ईयर एंड से पहले, 6 मंथ्स बोला था या तो ईयर एंड से पहले। आपका ईयर एंड कब होना चाहिए था? देखो इसने बेचा कब है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 6 महीने। या तो उस साल का ईयर एंड 31 मार्च 24, यहाँ तक 6 महीना लो, या आपका ईयर एंड तक। ईयर एंड तो 31 मार्च को हो जाएगा, इसे तब तक नया घर खरीदना चाहिए था। इसने खरीदा कब? मतलब 31 मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब ईयर एंड के बाद। तो ये माइनस होगा? ये माइनस नहीं होगा। क्लियर है यहाँ पे? तो इसे इग्नोर कर दो। तो यहाँ पे जो हम लोग बोल रहे थे ना, न्यू प्रॉपर्टी न्यू प्रॉपर्टी न्यू प्रॉपर्टी, तो वो फुलफिल नहीं हो रहा। चलो और तो कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम, मेरा फेयर मार्केट वैल्यू दिया नहीं है, तो जो दिया है वही मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मल्टीप्लाई करेंगे, 23-24 का इंडेक्स है 348, और आपने 20 ईयर से पहले खरीदा है, तो 100 कितना रन से? कैसे 73? 7 लाख। ग्रेजुएशन में आ गए, अमाउंट लाखों में बोलने नहीं आ रही है। 7,30,800। अरे ऐसा होने में कंफ्यूज होगा ना, मेरा 73,000 कैसे हो गया। चलो 730,800 आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। डन। इंप्रूवमेंट दिया नहीं है, तो यही आ गया 7,30,800 माइनस करो 2795 में से 64,200, और ये सब दिया नहीं है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 20,64,200। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन 5। चलो, मिस्टर अरोरा परचेज अ प्रॉपर्टी 14 मई 94 एट अ कॉस्ट ऑफ 90,000। चलो 94, ईयर 94 में खरीदा था 90,000 में, तो सीधा वर्किंग नोट में कॉस्ट 90,000 है, और कौन सी ईयर में खरीदा? 1994 में। आगे
He built the first floor at a cost of 76,508 in the year 1999-2000. तो ये तो इग्नोर हो जाएगा. 1999-2000 में अगर कुछ इम्प्रूवमेंट किया है उसे इग्नोर करेंगे. आगे, मिस्टर अरोरा बिल्ड 2 more rooms at a cost of 40,000. हाँ, बेस ईयर के बाद इम्प्रूवमेंट किया है 2002-03 में. आपने 40,000 का इम्प्रूवमेंट किया. हाँ, इसका आज का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. ये 348 से मल्टीप्लाई होगा ना. मत करो आगे, कैलकुलेट क्या कर रहे हो, सबर. आगे, मिस्टर अरोरा ने गिफ्ट कर दिया प्रॉपर्टी टू हिज फ्रेंड मिस्टर शर्मा ऑन 13 मई 2004 को. गिफ्ट हुआ है, गिफ्ट, ये प्रॉपर्टी गिफ्ट हो गई है 2004 में. गिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान देना. अब मुझे बताओ, ये प्रॉपर्टी अरोरा के पास है कि शर्मा के पास है? तो कैपिटल गेन किसे होगा, अरोरा को कि शर्मा को? शर्मा को होगा. डन. हु मेक्स, मतलब शर्मा ने भी कुछ इंप्रूवमेंट किया है. कितने का? 1,50,000 इन द सेम ईयर ऑफ एक्विजिशन. मतलब शर्मा को जब गिफ्ट मिला, कौन से ईयर में मिला? 2004. और उसी साल में उसने 1.5 लाख का इम्प्रूवमेंट किया. तो एक और इम्प्रूवमेंट आ जाएगा 2004 का, विच इज 1,50,000. ये भी मल्टीप्लाई 348 से होगा, क्योंकि ट्रांसफर तो वही हर साल है. आगे, फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 को दिया 1,60,000. तो फेयर मार्केट वैल्यू कितना है? 1,60,000. ये 2001-02 में. डन. Subsequently, due to daughter's marriage, Mr. Sharma had to sell this house property for 61 lakh 2023-24 में. चलो भाई, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मिल गया आपको. कितना? 61 लाख. डन. आगे, कंप्यूट द कैपिटल गेन चार्ज इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर शर्मा. आपको 2002-03 का इंडेक्स दिया है, 2004-05 का इंडेक्स दिया है और 2023-24 का इंडेक्स दे दिया है. पहले तो मुझे ये बताओ, मैं कौन सा वैल्यू कंसीडर करूंगा, 90,000 की 1,60,000? विच एवर इज हायर, बराबर. इनटू इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ये तो 348 है, बराबर. अब प्रॉब्लम है कि हम क्या कंसीडर करें. 94 में खरीदा कंसीडर करें कि जिस साल उसे गिफ्ट मिला वो कंसीडर करें? जिस साल गिफ्ट मिला है तो इंडेक्स 100 मत लेना. गिफ्ट जब मिला है वो ईयर का इंडेक्स लेना. तो गिफ्ट मिला है 2004-05 में, उसका इंडेक्स है 113. गिफ्ट का ईयर 4,92,743. तो 492,743 मिल गया. डन. अब आती बारी इम्प्रूवमेंट 2 है. 2002-03 का इंडेक्स, 23 का इंडेक्स 105 और 2004 मतलब 45 का इंडेक्स है 113. चलो, 132,571 और ये 946. दोनों का टोटल 6 है 7 है? हाँ, तो पॉइंट है तो राउंड ऑफ करना है. चलो, आप टोटल बताओ. 518, 594, 518, 594, 518. ये दोनों का टोटल बताओ. 10,261.
एक्सपेंस कुछ हुआ नहीं ट्रांसफर के वक्त, तो नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 61 लाख, 61 में से माइनस कर दो 12,739। कहीं पर भी कुछ बोला नहीं है न्यू प्रॉपर्टी या किसी में इन्वेस्टमेंट किया तो माइनस कुछ नहीं होगा, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 50,12,739। चलो अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन 6 पे। चलो हाँ फॉर्च्यूनर लेगा चलो आगे। मिस्टर कल्पेश परचेज हाउस प्रॉपर्टी 50,000 रुपीज़ का ऑन 30th अप्रैल 1997 में खरीदा। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम, कॉस्ट है कितना 50,000 1997 में, 1997 आगे। The following expenses incurred by him for making addition and alteration. Cost of construction कब किया है 99 2000 लेंगे नहीं लेंगे, ये इग्नोर कर देंगे 99 2000 ना, 1999 2000 ये हो गया इग्नोर। उसके बाद सेकंड कंस्ट्रक्शन किया है 23 में, तो ये तो ले लेंगे 2002 3 कितने का इम्प्रूवमेंट है 140, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा 348। आगे बढ़ते हैं। फिर से अल्ट्रेशन इम्प्रूवमेंट किया 2009-10 में, कितने का 2 लाख का इम्प्रूवमेंट है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 348 से। चलो आगे बढ़ते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2001 में था 4,50,000, फेयर मार्केट वैल्यू 4,50,000 2001 में, डन। आगे द हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड बाय कल्पेश 15 अगस्त 2023 में 68 लाख में प्रॉपर्टी बेचा है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गया आपका 68 लाख, और आपका बेचते वक्त ट्रांसफर करते वक्त खर्चा हुआ है 10,000, तो 10,000 माइनस करेंगे तो 67,90,000 नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसके बाद इंडेक्स दे दिया आपको 2001-2 का 23, ठीक है। चलो अब यहाँ पे लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन, क्या लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्या कंसीडर करेंगे दोनों में से 4,50,000 इंटू 348 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 2001-2 के पहले और बेस ईयर की वैल्यू ले रहे, कितना बोलो 15,66,000, तो आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया 15,66,000। इम्प्रूवमेंट देखते हैं, 2 इम्प्रूवमेंट है 2023 का इंडेक्स है 105, और 910 का इंडेक्स है 148। मैंने पूछा नहीं अभी तक, सुनो पहले वाले का इंडेक्स वैल्यू बताओ आज कितना 4,64,000। उसके बाद यहाँ पे बताओ 70,000 270, दोनों का टोटल 934,270, तो ये आ गया 934,270, दोनों को जोड़ दो, हाँ 25,00,000 00,
चलो माइनस करो 67,90,000 में से 730। कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया नहीं तो ये डैश 42,89,370 पे टैक्स भरना पड़ेगा। 730 क्लियर डन। सॉल्यूशन 7 दो ही बाकी है सब। चलो ध्यान दो अब आ जाएगा वो सारी इन्वेस्टमेंट जहां जहां करनी थी। ओके मिस्टर गणपत परचेज अ हाउस प्रॉपर्टी फॉर 30,000 1993 में खरीदा है तो कॉस्ट है 20,000 ना 30,000 हाँ भी बोल रही है 30,000 1993 में खरीदा है बराबर। आगे he gets the first floor of the house constructed 94-95 ignore very good 94-95 ignore आगे he dies सत्यानाश हो मर मरा के गिफ्ट दे दिया बीच में आ जाता है। He dies on 22nd December 1999 में तो फिर ये प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू मिसेस गणपत कौन है वाइफ बाय हिज विल मिसेस गणपत स्पेंड 2,50,000 एंड 2,60,700 99 2000 और 2004-5 में। फर्स्ट वाला इग्नोर हो जाएगा क्योंकि वो 2001-2 के पहले का इम्प्रूवमेंट है तो 99 2000 इग्नोर। लेकिन जो दूसरा वाला है 2,60,700 ये 2445 में किया है 45 में किया है कितना 2,60,700 ये मल्टीप्लाई 348 से होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट Mrs. Ganpat sell the house property for 82,62,500 15th February 2024 में 82,62,500 में बेचा डन। आगे ब्रोकरेज पेड बाय मिसेस गणपत मिस्टर गणपत कहाँ से पे कर रहे हैं मिसेस गणपत 1,12,500 चलो माइनस करके बताओ 81,50,000 हाँ 81,00,000 डन। आगे द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2001 में था 2,60,000। देखो हमें कोई लेना देना नहीं वो जिंदा है या मर गया क्योंकि वो डेथ कब हुआ था 20 ईयर से पहले अपने को क्या करना है बराबर। चलो अब बाद में मरता तो बात बनती कुछ 20 ईयर के बाद। चलो मार्केट वैल्यू 2,60,000 है फेयर मार्केट वैल्यू 2,60,000 ये 20 ईयर 2001 में। आगे आगे कुछ बोला ही नहीं है सिर्फ इंडेक्स दे दिया चलो ठीक है तो क्या लेंगे कौन सी वैल्यू लेंगे बताओ 2,60,000 ट्रांसफर ईयर का इंडेक्स है 348 और ये 2001-2 के पहले का है तो इंडेक्स हो जाएगा 100 9 लाख इम्प्रूवमेंट भी एक ही है 45 का इंडेक्स क्या है 113 कितना आया 8,02,863
9,04,000 4 आएगा, ब्लड लो। 9,04,800 और इम्प्रूवमेंट है 8,02,864। टोटल करो 17,07,664 माइनस करके बताओ गेन कितना हुआ। 64 376 336। कहीं पर भी कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो 64 42 336 इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लास्ट सम चलो Mr. Parag purchased a house property on 20th June 1998 for 19,50,000। 19 है क्या, बंगला खरीदा रहेगा उस टाइम पे। 19,50,000 कॉस्ट है। $19,50,000 कौन से ईयर में खरीदा है? 98 में। आगे बढ़ते हैं। He made the following addition alteration. Cost of construction फर्स्ट फ्लोर 11-12 में किया, कंसीडर होगा ना? 11-12 में 10 लाख का इम्प्रूवमेंट है। 11-12 में 10 लाख। और ट्रांसफर ईयर का इंडेक्स क्या है? आगे बढ़ते हैं। सेकेंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया है 20 चलो हो जाता है कभी कभी। 2014-15 ले लेते हैं। डन। 14-15 में 4,50,000 का किया है। 2014-15 4,50,000 का इम्प्रूवमेंट किया। इंडेक्स है 348। चलो आगे बढ़ते हैं। He sold the property 21 जनवरी 2024 में 3,25,50,000 और ब्रोकरेज दिया 2 लाख। 3,25,50,000 आया और ब्रोकरेज कितना पे किया है? 2 लाख। तो ब्रोकरेज माइनस, तो नेट वैल्यू मिला 3,23,00,000। डन। हाँ आगे। He invested 1,25,00,000 in new residential property। बेचा है जनवरी में और मार्च में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो 1,25,00,000। उसके बाद 55,00,000 पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ऐसा कुछ सिखाया मैंने? कब सिखाया? नेशनल हाईवे सिखाया है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन सिखाया है। ये कब सिखाया है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। लेकिन बोल रहे हैं वो लोग, अगर वो लोग एलिजिबल बोल रहे हैं तो लेना होगा। तो ये हो गया पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इधर मैं चेंज कर देता हूँ, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। डन। कितना इन्वेस्ट किया पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में? 55 लाख। लेकिन 54 ईसी की लिमिट तो 50 लाख है, तो इसको डिडक्शन भी कितने का मिलेगा? 50 लाख। डन। 55 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आगे फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी का है 25,75,000 2001-2 में। 25,75,000 ये फेयर मार्केट वैल्यू है 2001 में। अब तो पूरा पढ़ लिया क्वेश्चन। इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया है, ये 14-15 है।
मैं चेक कर लेता हूँ 14-15 का इंडेक्स क्या है। 14-15 240 और ये कितना दिया है, इसको भी चेंज करते हैं 240। डन। चलो अब ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं। कौन सी वैल्यू लूंगा मैं, कॉस्ट की फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर। 25,75,000 इंटू 348। घर खरीदा था बेस ईयर के पहले, तो ये 100। 89,61,000। आगे 2011-12 का इंडेक्स, 11-12 का इंडेक्स है 184 और 14-15 का इंडेक्स है 240। चलो पहले वाले का आंसर 48 लाख 70,000। हाँ बोलो कितना, 304। यार भांग पिया क्या, हाँ कैलकुलेट तू कर रहा है, उसका नाम धकेल रहा है। चलो आगे नेक्स्ट 6,52,000 टोटल करो। 25,43,804। और एक्विजिशन था आपका 89,61। टोटल बताओ इसका, 1 करोड़। ऐसा ना वो पूरा ही काटने लग गए करोड़ों में अमाउंट आई तो, हाँ 804 माइनस करो। आप फिर अभी थर थर कापोगे। 20 लाख कहाँ से आएगा बेटा, 3 करोड़ में से 1 करोड़ जा रहा है, 2 करोड़ 2 करोड़। रहने दो, नहीं चाहिए बात। चलो और किधर इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये हो गया 1 करोड़ 1,75 लाख। तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा 1,75 लाख, रहने दो मत बोलो। 33,45,196। हाँ इधर चिल्लाओ। चलो डन। तो ये हो गया आपका कैपिटल गेन